बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी लेक्चर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का। और आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ राइबोसोम्स। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बेसिकली इट इज़ द ऑर्गेनल दैट इज़ प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मिक रीजन ऑफ द सेल। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो कहता है राइबोसोम्स आर रफली स्फेरिकल। रफली स्फेरिकल का ये मतलब है कि इनकी प्रॉपर जो है वो स्फेयर शेप नहीं होती। तकरीबन तकरीबन यानी कि ऑलमोस्ट स्फेयर होते हैं लेकिन प्रॉपर स्फेयर नहीं होते। इसके अलावा ग्रेन्यूलर्स, ग्रेन्यूलर का वर्ड निकला है ग्रेन से, लाइक इनका ग्रेन यानी कि दानेदार स्ट्रक्चर होता है। एंड नॉन मेम्ब्रेनस बॉडीज, इसके स्ट्रक्चर के अराउंड हमें कोई मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन नजर नहीं आती। एंड फाउंड इन द, और प्रेजेंट किन किन सेल्स में होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी बात की है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिर्फ वो वाले ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज द नॉन मेम्ब्रेनस। तो राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है दैट इज द नॉन मेम्ब्रेनस, सो दैट्स वाई ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होगा। और यूकैरियोटिक में तो आपको पता है सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा राइबोसोम्स को सबसे पहले देखा गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। तो कहता है राइबोसोम्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस ग्रेन्यूल्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही क्यों ये विजिबल है? बिकॉज इनका जो साइज है दैट इज इन नैनोमीटर, और नैनोमीटर की साइज की जो चीज़ें हैं दैट इज ओनली विजिबल इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर लाइट माइक्रोस्कोप की बात की जाए तो उनमें सिर्फ जो है ना आप मिलीमीटर तक साइज जिनका है तो वो देख सकते हैं। नैनोमीटर में जो है वो विजिबल, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर नैनोमीटर के सब्सटेंसेस वाली चीज़ें जो है वो विजिबल नहीं होती। उनको जस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जा सकता है एज डेंस, यानी कि इनकी कोई ना कोई डेंसिटी है, मैस है, वेट है। और ग्रेन्यूल्स मीन कि इनका ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अगर साइज की बात की जाए तो हाउ यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर लार्जर एंड करेक्टराइज्ड एज द एटीएस राइबोसोम्स। अच्छा, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं वो बनिस्बत यूकैरियोट के साइज में कुछ छोटे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे 80S राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक केस में 70S राइबोसोम का क्या मतलब है? 80S एस जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है सेडिमेंटेशन रेट को। अब सेडिमेंटेशन रेट का यहाँ पे क्या मतलब है? बेसिकली एक प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन का, जिसमें हम करते क्या है, एक ट्यूब लेते हैं और उस ट्यूब में जो है वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स यानी कि डिफरेंट सेडिमेंट्स बने हुए होते हैं। तो जब हमने सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स को जो है ना वो सेपरेट करना होता है तो हम इस सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर उसको डाला जाता है और उसको स्पिन करवाया जाता है डिफरेंट स्पीड के ऊपर। तो जिस ऑर्गेनल की जो है ना वो डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है तो वो पहले आके जो है ना बॉटम पे बैठ जाता है और इस तरीके से उसको सेपरेट कर लिया जाता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनल्स की जो सेडिमेंटेशन रेट है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे जो राइबोसोम का सेडिमेंटेशन रेट देखा गया है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, तो दैट इज़ द 80S राइबोसोम। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल्स राइबोसोम्स आर स्लाइटली स्मॉलर, यानी कि साइज में थोड़े छोटे होते हैं यूकैरियोटिक की निस्बत, एंड आर करेक्टराइज्ड एज 70S राइबोसोम। तो इनका जो सेडिमेंटेशन रेट ऑब्जर्व किया गया है दैट इज द 70S राइबोसोम। अच्छा, इसके अलावा कंपोजिशन की बात की जाए तो बेसिकली राइबोसोम जो है वो आरएनए और प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। तो राइबोसोम के अंदर जो आरएनए प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज द राइबोसोमल आरएनए। तो कहता है दे आर मेड ऑफ ऑलमोस्ट एन इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, यानी कि दोनों की जो है वो अमाउंट इक्वल होती है, कंसंट्रेशन इक्वल होती है। और ये आरएनए रिप्रेजेंट कर रहा है आर राइबोसोम को, और यानी कि राइबोसोम के अंदर जो आरएनए प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड एज द राइबोसोमल आरएनए। और कलेक्टिवली आरएनए और प्रोटीन को अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो इनको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है, क्योंकि आरएनए के अंदर जो है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है और साथ में प्रोटीन का वर्ड है, तो सो दैट्स व्हाई दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। अच्छा, इसके अलावा लोकेशन की बात की जाए तो राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस क्या है? जब आप सेल का स्ट्रक्चर देखें तो इसके मिड में आपको क्या नजर आता है? न्यूक्लियस नजर आता है। न्यूक्लियस के अंदर जो है ना वो एक आपको डार्क स्पॉट जो है ना नजर आता है दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोलस रीजन। अब न्यूक्लियोलस के अंदर जो है ना वो राइबोसोम बनते हैं और फिर न्यूक्लियर पोर के थ्रू जो है ना वो साइटोप्लाज्मिक रीजन में चले जाते हैं। न्यूक्लियस को भी आगे हम देखेंगे, उसको भी स्टडी करेंगे। तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में बेसिकली छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स का क्या मकसद होता है? ताकि न्यूक्लियस के इन साइड से चीज़ें जो है वो साइटोप्लाज्म में जा सके। तो जब न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स बनते हैं तो इनको साइटोप्लाज्मिक रीजन में जाना होता है, तो फिर ये थ्रू न्यूक्लियर पोर जो है वो न्यूक्लियोलस से राइबोसोम में साइटोप्लाज्म के अंदर चले जाते हैं। इसके अलावा राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियोलस, देन दीज आर ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म थ्रू द न्यूक्लियर पोर।
अच्छा, ये तो हमने देखिए फॉर्मेशन के बन कहाँ पे रहे हैं, और फिर क्योंकि साइटोप्लाज्म इनको जाना होता है तो किस तरीके से जा रहे हैं, थ्रू न्यूक्लियर पोर जा रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए कि ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो इन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर द राइबोसोम्स में बी फाउंड एज अटैच्ड विद द रफ एंडो, आर ई आर रिप्रेजेंट कर रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और फ्रीली डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म। हमने पीछे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसकी एक जो टाइप देखी थी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो हमने कहा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको कुछ जो है ना ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द राइबोसोम्स। तो ये जो है ना वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड आपको नजर आते हैं। इसके अलावा कुछ जो होते हैं वो आपको फ्रीली डिस्पर्स्ड यानी कि फ्रीली रैंडम साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ये स्प्रेड हुए हुए होते हैं या घूम रहे होते हैं। इसके अलावा राइबोसोम्स आर आल्सो फाउंड इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, अब माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऑर्गेनल है दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, और क्लोरोप्लास्ट भी एक ऑर्गेनल है दैट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स रीजन है या फिर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा रीजन है, स्ट्रोमा भी बेसिकली जो है ना ये मैट्रिक्स रीजन ही है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स रीजन को स्ट्रोमा कहा जाता है। तो आपको इनमें भी जो है ना ये राइबोसोम्स नजर आते हैं। अच्छा, अब इन दो ऑर्गनल्स के जो राइबोसोम्स होते हैं वो इनके अपने होते हैं। अपने का ये मतलब है कि ये दो ऐसे ऑर्गनल्स हैं जिनका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है लाइक डीएनए आरएनए, तो फिर ये राइबोसोम्स भी जो है ना वो अपने बनाते हैं। तो लेकिन बट दीज राइबोसोम्स आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर। तो ये देखा गया है कि इनके अंदर जो राइबोसोम्स बनते हैं तो वो रिजेंबल करते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के, यानी कि उनका सेडिमेंटेशन रेट भी 70s है। इसके अलावा उनके अंदर जो आरएनए पाया जाता है, उनके अंदर जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं वो रिजेंबल करती हैं प्रोकैरियोटिक के साथ। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनके अंदर जो राइबोसोम्स है दैट इज प्रोकैरियोटिक इन नेचर। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हम थोड़ा जो है ना इसके यूनिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं राइबोसोमल सब यूनिट्स। तो यहाँ पे आपने देखा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70s राइबोसोम और यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80s राइबोसोम। बेसिकली ये दो सब यूनिट से मिल के बने हुए हैं। कैसे, हम देखते हैं कि राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स, या ऐसे आप कह सकते हैं कि राइबोसोम के दो पार्ट हैं या दो सब यूनिट्स हैं। एक कहलाता है लार्जर सब यूनिट एंड अदर इज द स्मॉलर सब यूनिट। अच्छा, तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं इट इज़ द लार्जर सब यूनिट, इट इज़ द स्मॉलर सब यूनिट। और जब दोनों मिल जाते हैं तो ये प्रो यूकैरियोटिक केस में हमें जो है ना वो 80s दे देते हैं, और प्रोकैरियोटिक केस में हमें 70s दे देते हैं। अब 80s और 70s का यहाँ पे क्या मतलब है, इन यूकैरियोटिक सेल द लार्जर यूनिट इज, जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो लार्जर यूनिट होता है यानी कि जो ये वाला यूनिट है वो 60s पार्टिकल्स का होता है, जबकि स्मॉलर यूनिट जो है वो 40s पार्टिकल्स का होता है। लेकिन जब दोनों यूनिट आपस में अटैच होते हैं तो वो 80s हमें देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि 60 और 40 को अगर प्लस किया जाए तो वो 100 बनता है, लेकिन यहाँ पे अटैचमेंट में वो हमें 80s क्यों दे रही है? क्योंकि जब अलग अलग हम इनको देखते हैं तो ये 60 का होता है और ये जो है ना वो 40 का होता है, लेकिन जब इनको अटैच किया जाता है तो देर इज अ लॉस ऑफ सरफेस एरिया, इनका सरफेस एरिया कुछ ना कुछ कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये अटैच होकर हमें 80s देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ना इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया, तो इनके जुड़ जाने से इनका सरफेस एरिया जो है ना वो कंप्रेस हो जाता है, यानी कि आपस में जुड़ते हैं तो जो मिड वाला सरफेस एरिया है वो दोनों का कंप्रेस हो जाता है, तो हम कहते हैं कि देयर इज अ लॉस ऑफ सरफेस एरिया। तो फिर इस तरीके से उनका जो है ना ये सेडिमेंटेशन रेट भी जो है ना वो कम हो जाता है। तो अटैचमेंट फॉर्म पे ये हमें जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर है वो 80s पार्टिकल्स देते हैं। इसी तरह से प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखा जाए तो उनका जो लार्जर यूनिट होता है दैट इज द 50s और स्मॉलर यूनिट जो है वो 30s। तो अगर 50 और 30 को प्लस किया जाए तो 80 बनता है, लेकिन अटैचमेंट फॉर्म पे वो हमें 70 देते हैं। तो इसकी भी यहाँ पे यही रीजन है कि जब वो अटैच होते हैं तो देर इज अ लॉस ऑफ सरफेस एरिया, तो उस सरफेस एरिया के कम होने की वजह से जो उनका सेडिमेंटेशन रेट है वो भी कम हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि दोनों यूनिट्स क्या हमेशा जुड़े रहते हैं? तो इसका आंसर है नो। ये दोनों यूनिट्स सिर्फ तब जुड़ते हैं जब इन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है। बेसिकली राइबोसोम का क्या फंक्शन है? राइबोसोम का काम है प्रोटीन को बनाना। तो जब जब इन्होंने प्रोटीन बनानी है सिर्फ ये दोनों यूनिट्स जो है ना वो तब जुड़ते हैं, अदरवाइज ये सेपरेट रहते हैं सेल के अंदर। अब ये जुड़ते कैसे हैं, यानी कि कौन सी चीज़ है जो इनको फोर्स करती है जुड़ने के लिए? तो दी अटैचमेंट इज कंट्रोल बाय द मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन। अच्छा, सेल का जो साइटोप्लाज्मिक रीजन है उधर ऑलरेडी जो है वो मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब दो सब यूनिट्स में जुड़ना होता है तो ये मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो एक तो ये चीज़ है जो कि फोर्स करती है दोनों सब यूनिट्स को जो है ना वो कंबाइन करने के लिए। इसके अलावा एक और चीज़ है दैट इज़ द साल्ट बॉन्ड। अच्छा, अब साल्ट बॉन्ड क्या है? साल्ट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स के दरमियान बनता है। अगर आप कंपेयर करें इसको आयनिक बॉन्ड के साथ, तो आयनिक बॉन्ड भी तो में भी तो यही होता है कि एक पॉजिटिव और
नेगेटिव एंड जब सामने आते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होती है और उनमें जो बॉन्ड क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड एज द आयनिक बॉन्ड। साल्ट बॉन्ड भी बिल्कुल इसी तरीके से है। ये किसके दरमियान बनेगा? जब आप दो सब यूनिट्स को देखते हैं ना, तो दोनों में आपको फोस्फेट ग्रुप और साथ में अमाइनो ग्रुप नजर आता है। तो एक सब यूनिट के अंदर से फोस्फेट ग्रुप और दूसरे सब यूनिट्स के अंदर से अमाइनो ग्रुप। अब अमाइनो ग्रुप के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, फोस्फेट ग्रुप के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। जब दोनों आमने सामने आते हैं तो इससे क्या होता है कि आपस में इनका एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, तो जिसे साल्ट बॉन्ड कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रहे कि ये आयनिक बॉन्ड नहीं है, बिकॉज आयनिक बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, साल्ट बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है। यानी कि आप थोड़ी सी जो है ना पीएच चेंज करते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाता है, या फिर आप मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो ये बॉन्ड जो है ना वो तब भी टूट जाएगा। तो कहते हैं कि अटैचमेंट इज कंट्रोल्ड बाय द मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन और फॉर्मिंग अ साल्ट बॉन्ड बिटवीन द फोस्फेट ग्रुप ऑफ आरएनए एंड द अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड और बोथ बाय द मैग्नीशियम आयन एंड द साल्ट बॉन्ड। यानी कि दोनों किसकी वजह से ये फोर्स हो कर रही है, क्या चीज फोर्स कर रही है दोनों को? एक तो मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन और दूसरा साल्ट बॉन्ड फोर्स कर रहा है कि दोनों सब यूनिट्स आपस में जुड़ जाएं। इसके अलावा बोथ राइबोसोमल सब यूनिट्स आर जनरली अटैच टुगेदर एट द टाइम ऑफ देयर फंक्शन। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन के टाइम पे ऐसा होता है, अदरवाइज जब इन्होंने प्रोटीन बना ली तो उसके बाद ये दोनों सब यूनिट्स यानी कि साल्ट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन अगेन नॉर्मल पे आ जाती है और ये दोनों यूनिट्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। फंक्शन की तरफ आए तो बार बार बता चुकी हूँ, राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन द इवेंट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इनका काम क्या है? प्रोटीन्स को बनाना। अच्छा, इसके अलावा एक टर्म है यहाँ पे पोली राइबोसोम। पोली मीन्स मैनी और राइबोसोम तो आपको मैं बता यानी कि बहुत सारे राइबोसोम्स। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की तरफ देखें तो कहते हैं समटाइम्स ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस सेवरल राइबोसोम्स आर अटैच टू वन मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल सच अ चेन ऑफ मैनी। अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि दो प्रोसेसेस होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन का और ट्रांसलेशन का। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है कि जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन। अब मैसेंजर आरएनए के ऊपर होता है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, उसी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के मुताबिक जो है ना वो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बनता है, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनती है। तो ये एक सेल है, ठीक है। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है डीएनए। डीएनए से क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए बनता है। अब और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर होता है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस और ये फिर जाता है साइटोप्लाज्मिक रीजन के अंदर, राइबोसोम्स के पास जाता है। राइबोसोम क्या करता है कि इसके ऊपर जो सीक्वेंस है उसको रीड करता है और इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो अमाइनो एसिड को अटैच करके और प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि समटाइम्स क्या होता है कि और इस प्रोसेस को जो है ना यानी कि मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन का बनना, इसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो कहता है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है तो बहुत सारे राइबोसोम जो है ना वो एक ही मैसेंजर मॉलिक्यूल के मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल के ऊपर आके अटैच हो जाते हैं। यानी कि यहाँ से एक मैसेंजर मॉलिक्यूल आया और इसके ऊपर ना बहुत सारे राइबोसोम आके अटैच हो गए हैं। जब बहुत सारे राइबोसोम अटैच होंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारी प्रोटीन्स बनेंगी, यानी कि एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी और बहुत सारी चेन्स बनेंगी। तो इससे इसका फायदा क्या होता है कि हमें बहुत कम टाइम में जो है ना वो सेम पॉलीपेप्टाइड की बहुत सारी चेन्स मिल जाती हैं। तो कहता है कि समटाइम्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस द सेवरल राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू वन मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल सच अ चेन ऑफ मेनी राइबोसोम इज कॉल्ड द पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। यहाँ पे वो पिक्चर मैंने अटैच नहीं की, बेसिकली ये राइबोसोम है और यहाँ पे इसका सीक्वेंस यानी कि यहाँ पे मैसेंजर आरएनए जो होता है वो आके अटैच होता है। तो फिर अगर ये एक मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी एक राइबोसोम अटैच हो जाए, यहाँ पे भी हो जाए, यहाँ पे भी हो जाए, तो ये जो एक लंबी चेन बन जाएगी कि एक ही मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो गए हैं। तो ऐसी चेन को क्या कहा जाता है? पॉलीराइबोसोम कहा जाता है या फिर पॉलीजोम कहा जाता है। अब इसका फायदा क्या होता है कि इन दिस वे द सेवरल कॉपीज ऑफ सेम पॉलीपेप्टाइड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन वेरी लेस टाइम, कि आपको बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड की चेन्स जो है ना वो बहुत कम टाइम में मिल जाती हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द राइबोसोम। होप सो कि आपको ये कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो गया होगा।